नाजरीन आदाब, मैं हूँ एहतशामुल हसन और हमारे मसाइल के ख़ास एपिसोड में आपका खैर मकदम है। आज का हमारा मौजू है माशरे में बढ़ती हुई बुराइयों का ग्राफ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, फादर डोमिनिक साहब, मौलाना एजाज असलम साहब और हमारे अवामी नुमाइंदा हैं मौलाना खलील अहमद कासमी साहब। हम आपका अपने इस एपिसोड में इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले एजाज असलम साहब, हम आपके पास आते हैं जी। क्या समाज में, माशरे में बुराइयाँ फैल रही हैं? अगर फैल रही हैं, बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं, तो क्यों, आखिर इसकी वजह क्या है? जी, अफसोस की बात यह है हम इतने ज़्यादा मटेरियलिस्ट हो गए हैं, हालांकि हमारे बहुत से लोग अभी तक 30-40% गरीबी की लकीर के नीचे हैं, लेकिन खुदा का खौफ नहीं रह गया है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गई है। चुनांचे गवर्नमेंट में भी करप्शन है, हमारे इंस्टीट्यूशंस में भी करप्शन है और मॉरल, एथिकल, सेक्सुअल, सोशल, हर तरह का जो करप्शन है हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है। फादर, हम आपसे यही सवाल करेंगे, क्या वजूहात हैं, क्या वजह है, क्या कारण है जिससे कि बुराइयां बड़ी तेज़ी से फैल रही है? क्या आपकी नज़र में बुराइयां फैल रही हैं तेज़ी से? देखिए, वजह बताने के पहले मैं एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कई धर्मों ने जन्म लिया, और मैं वैसे सारी दुनिया में सैर कर चुका हूँ, पर यहाँ देखता हूँ भारत में जितने लोग धर्म का पालन करते हैं, जितने लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जाते हैं, इतने और दुनिया में कहीं नहीं जाते हैं। ये एक बड़ी अचंभे की बात है कि इतने लोग अपने धर्म का पालन करते हैं जाकर, पर उसके बावजूद जो, जैसे आपने कहा, भ्रष्टाचार और जो चोर चपाटी और ये सब चीज़ें, गुंडागर्दी भी यहीं पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जिस तरह से ये गैंग रेप हुआ, तो इसके कारण मेरे ख्याल से मूल रूप से ये है कि धर्म को जो हम मानते हैं वो केवल बाहरी रूप से मानते हैं। आंतरिक परिवर्तन जो धर्म को लाना चाहिए अंदर से, मन में और दिमाग में, वो उसका हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, परंतु बाहरी चीज़ें हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब, हम आपके पास आते हैं। क्या आपको लगता है कि बुराइयाँ फैल रही हैं? हिंदुस्तान का जहाँ तक सवाल है, तो जब कभी ज़रूरत और प्रिंसिपल आपस में टकराते हैं तो हमेशा प्रिंसिपल टूटता है, ज़रूरत जीत जाती है। हिंदुस्तान की आवाम अपनी ज़रूरतों से, उसकी इतनी आवश्यकताएं हैं, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, ये समाज गवर्न नहीं करता है, ये सब गवर्नमेंट का काम होता है। हमारा दुर्भाग्य है, हमारी बदकिस्मती है कि जो जमहूरियत का जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, जो डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जी। वो निहायत ही बुनियादी रूप से करप्ट हो चुका है। इसलिए कोई भी नेता, कोई भी ऑफिसर सच को सच नहीं कहता, वो बुराइयों पर पर्दा डालना चाहता है, बुराई की बुनियाद को ख़त्म करना नहीं चाहता। मुझे बहुत ही अच्छी एक बात याद आती है, एक शायर हुए दुष्यंत, उन्होंने कहा कि गज़ब है सच को सच कहते नहीं, वो कुरान व उपनिषद ओढ़े हुए हैं। अब केवल गवर्नमेंट की तरफ से बात हमने की, अब हम थोड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करना चाहेंगे, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी राय रखना चाहूँगा कि जहाँ एक तरफ हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम में बुनियादी रूप से करप्शन आ गया है, वहीं जो हमारे तमाम धर्म गुरु हैं वो धर्म की जो व्याख्या कर रहे हैं, धर्म कभी गलत कोई नहीं है, पूरी दुनिया के सारे मजहब जो हैं वो इंसानियत के लिए हैं, अच्छी तरह से ज़िंदगी कैसे बीते ये हमें सिखाया जाता है। मगर जो हमारे उस धर्म का इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थों में लिप्त हो गए हैं और उसका भी पॉलिटिकलाइजेशन हो गया है। इससे बुनियादी रूप से समाज में भी गड़बड़ी पैदा हो रही है। जी जी, मज़हब के जो भी कायदीन हैं वो आवाम को मुख्तलिफ अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं और इससे आवाम में जो भी जिस तरह का भी मैसेज जाता है, बहरहाल क्या लगता है, फादर ने कहा है कि वो अपने अपने अंदाज से समझाते हैं और वो उससे कहीं ना कहीं मुतासिर होते हैं, उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। मौलाना कासमी, आप कैसे देखते हैं इस बात को? एक है दुनियावी और एक है मजहबी। इंसान को इंसान बनाता है वो मजहब ही अजीम है। चुनांचे किसी भी धर्म के अंदर जो कानून बनाया गया है बुराइयों से रोकने के लिए, जब तक आदमी उसको फॉलो नहीं करेगा, उसको ज़िंदगी में लाएगा नहीं, उस वक्त तक वो शख्स जो है कामयाब नहीं होगा और बुराइयां ख़त्म नहीं होगी। इसी वजह से इस्लाम के अंदर अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लु अज़वाजिका व बनातिका
वनिसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि जब औरतें घर से निकलेंगी, बहुत सारे कवानीन में से एक कानून बयान कर रहा हूँ जो इस्लामी रूल के एतबार से जो हिजाब और पर्दा कहते हैं, कि आज के ज़माने में जो बुराइयाँ आम हो रही है और हत्ता कि ये रेंग जो ज़िना भी ज़बर हुआ, इसमत दरी के मामला हाँ जो हाँ, पेश आ इसमत रहे दरी हैं। और ज़िना भी ज़बर जो हुआ, ये क्यों हुआ? इस वजह से कि जब तक हम अपने अपने मज़हब में, हर मज़हब में ये कहा है कि मर्द और औरत एक साथ इख्तलात नहीं होना चाहिए। जब इल्तिबास और इख्तलात होता है एक साथ तो बुराइयाँ आम होती। चुनांचे एक मिसाल है कि अगर कोई शख्स लकड़ी पे पेट्रोल डाल दे और उसके बाद आग लगाकर आग को बुझाना चाहे तो बुझा नहीं पाएगा। उससे पहले पहले कि जो बुराइयां हैं, उस बुराइयों के अंदर जो उसूल है मजहबी एतबार से, उसको फॉलो करना पड़ेगा, जब ही जा करके आप इस बुराइयों से निजात पा सकते हैं। जी, जैसा मौलाना कासमी साहब ने कहा, एजाज असलम साहब, क्या औरतों और मर्दों का मखलूत को एजुकेशन, मखलूत तालीम या मखलूत होना या इख्तलात दोनों का बैक वक्त, उसको इन्होंने कहा कि किसी तरह जायज़ नहीं है, तो कैसे ये औरतों के साथ या ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी है? देखिए, जो चीज़ सही समाज को ठीक तरीके से चलाने के लिए मर्द और औरत दोनों को अपने अपने दायरे में रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मर्द और औरत से ही ज़िंदगी की गाड़ी आगे चलती है, लेकिन उनके ताल्लुकात शराफत की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर, शर्म हयात की बुनियाद पर और मॉडेस्टी की बुनियाद पर हों। अब देखिए हमारे पास किस तरह की बातें आ रही हैं। मसलन मैं आपको अभी एक न्यूज़पेपर ने लिखा अभी कि हिंदुस्तान के शहरी इलाक़ों की तरह देहाती इलाक़ों में भी प्री मैरिटल सेक्स आज एक समाजी हकीकत है, और वो कहता है कि एज ऑफ कंसेंट की उम्र को घटा दो। ये हमारा एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल डेली न्यूज़पेपर कहता है। तो इस तरीके से जो बुराइयां हैं, ख़ासकर हमारी फ़िल्में हैं, हमारे सीरियल्स हैं, हमारे पोर्नोग्राफिक लिटरेचर है, वो इन गंदगियों को पैदा कर रहे हैं। मर्द औरत समाज में मिलेंगे, लेकिन मुनासिब हदूद के अंदर, शराफत के हद के अंदर उनको मिलना चाहिए, तभी ज़िंदगी की गाड़ी ठीक चलेगी। नहीं, जैसा कि पंडित आचार्य कृष्णन ने कहा, फादर ने कहा, तो इन दोनों की बातों से क्या वजूहात निकल के, जैसे इन्होंने कहा है कि हमारे जो कायदीन हैं वो कहीं ना कहीं मिसगाइड करते हैं, फादर ने भी ऐसी कुछ बातें की, क्या लगता है आपको, क्या वजूहात है कि जिसकी वजह से ये बुराइयां बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं? आचार्य जी और फादर दोनों जो बातें कही उसका खुलासा ये है, मैं भी उसकी तायद करता हूँ कि मज़हब जो है सिर्फ कुछ रिचुअल्स का नाम नहीं है। मज़हब इंसान को इंसान बनाने, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आया, लेकिन अक्सर हमारे मज़हब की, एक तो मज़हब की गिरफ्त ही कम हो गई है, दूसरे उसको हमने सिर्फ कुछ रिचुअल्स तक महदूद कर दिया है। ज़िंदगी में मज़हब हमारी रहनुमाई नहीं कर रहा, इसीलिए सारी गड़बड़ें हो रही हैं। अगर फादर मज़हब पे अमल पैरा हों तो यकीनन तमाम बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। हर शख्स कहीं ना कहीं अपने मज़हब पर अमल नहीं कर रहा है। क्या लगता है आपको कि इसकी रोकथाम के लिए, या ये जो बुराइयां बड़ी तेज़ी से फैल रही है, इसमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर भी प्रभावित कर रही है? ये एक बहुत आसान इल्ज़ाम है कि अपने आप के बचाव के लिए हम विदेशी या पश्चिमी संस्कृति को आराम से वो देते हैं, क्योंकि पश्चिम मतलब दोष लगाते हैं और ये सोचते हैं कि पश्चिमी देश तो वहाँ हैं, अब वो वहाँ का कोई बोलने वाला नहीं है, तो अब अपने मन को ये शांति दे लो कि उनकी तरफ से आ रहा है। मुझे ये बताइए, मैं इंग्लैंड में रह चुका हूँ, अमेरिका में और सब जगह, इस तरह का गैंग रेप जो यहाँ पर हुआ मैंने तो कभी नहीं सुना, कहीं नहीं देखा। नहीं, आखिर इस गैंग नहीं देखिए, तो इसलिए सबसे ये गैंग पहले रेप करने वाला ये सारी चीजें कहाँ से सीख रहा है? मैं बताऊं, क्या वो पैदाइशी तौर पे ऐसा तो था नहीं? हाँ, मेरे विचार से, हालांकि हम मीडिया को भी दोष देते हैं, पर ये मीडिया चलाने वाले कौन हैं तो हम ही। तो ये बुराइयां हमारे अंदर है और हमारे स्वार्थ के कारण या पैसा कमाने की जो हमारी इच्छा है कि जल्दी से खूब पैसा कमाया जाए, तो उसकी वजह से ये सब बुराइयां आ रही है। चाहे आप ये रियल एस्टेट की बात करें, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, या एक अभी उस रोज किसी की यहाँ पर इनको हत्या कर दी गई, हमारे भारद्वाज साहब की दिल्ली में, MLA की। उसके पहले हमारे पोंटी चड्डा की हत्या कर दी गई। जी जी। तो ये क्या कोई टेलीविजन की वजह से की गई? नहीं, इंसान का स्वार्थ है और इंसान के अंदर वो बुराइयां अपने आप पैदा हो रही हैं। आप सोचेंगे कि ये मैं सोचता हूँ कि खास वजूहत है क्यों बुराइयां फैल रही हैं, और बजाय इसके कि हम किसी और को दोष दें, हम अपने खुद के गिरबान में झांक कर देखें कि हमारे में कितनी बुराई है और हम इन बुराइयों से दूर रहने का कितनी कोशिश कर रहे हैं, हमारे धर्म का, मज़हब का हम कितना पालन कर रहे हैं, जो चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं उन पर हम कितना ध्यान दे रहे हैं, और साथ ही एक दूसरी चीज़ किस तरह से इसको ख़त्म किया जा सके। तो मैं सोचता हूँ एजुकेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और शायद पश्चिमी देशों में जो जैसे करप्शन यहाँ पर इतना फैला हुआ है,
आप देख लीजिए कोई भी पश्चिमी देशों में क्या इतना करप्शन फैला हुआ है। हर जगह आप जाइए, यहाँ पर पैसा लगेगा, जब आपका जो काम करना है क्लर्क को वो नहीं करेगा, उसको तनख्वाह मिलती है उसके लिए, पर वो नहीं करेगा, उसको पैसे चाहिए। इस तरह की चीज़ें आप पश्चिम में नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। और एक छोटी सी चीज़ और बताऊं मैं आपको, यहाँ पर आप देखिए दिल्ली में या कहीं भी कोई सड़क पार करने वाला होगा, नहीं, कार वाला पहले जाएगा। हालांकि वहाँ पर जीब्रा लाइंस हैं। मैंने देखा वहाँ पर विदेश में जीब्रा लाइंस के लिए अगर कोई दूर से भी एक ड्राइवर को दिखेगा कि कोई ये जीब्रा लाइन क्रॉस करने आ रहा है, ड्राइवर वहीं गाड़ी अपनी रोक देगा। ये एजुकेशन की बात है, एटिकेट की बात है, और धर्म तो खैर इन चीज़ों को लाता ही है, सिखाता ही है। आचार्य प्रमोद कृष्ण साहब, क्या आपको लगता है मगरबी तहजीब, वेस्टर्न कल्चर असरअंदाज हो रहा है? जैसा कि फादर ने कहा कि नहीं, हम अगर अपनी बात या अपने दोष दे रहे हैं किसी वेस्टर्न, अपनी बुराई छुपाने के लिए कहीं दोष दे रहे हैं, लेकिन क्या हम आज से 20 साल पहले की बात करें तो हम ऐसे थे? हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता कैसी थी? आप जरा हम 20 साल पहले की हिंदुस्तानी सभ्यता पर थोड़ी सी प्रकाश डाल दिए, क्या थी हमारी सभ्यता और आज हम क्या हैं? देखिए, जहाँ तक वेस्टर्न कल्चर का सवाल है तो मैं बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूँ, देयर इज़ नो कल्चर। वेस्टर्न का कोई कल्चर ही नहीं है, वो भोगवाद है या गिव एंड टेक है। तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें ये दूंगा, हर चीज़ का पैसा है, तो उसको कल्चर नहीं कहते हैं, वो तो एक गिव एंड टेक रिलेशन है। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति की दुहाई पूरी दुनिया ने दी है, क्योंकि हमारे यहाँ इमोशन को वैल्यूज़ दी गई हैं, हमारे यहाँ जज्बात की कदर की गई है। एक बात मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जो ये औरतों का मर्दों का जो मामला है, मुझे नहीं लगता कि व्यावहारिक रूप से अब ऐसा मुमकिन हो पाएगा कि लड़कियां अलग रहें और लड़के अलग रहें। और लड़कियां लड़के अलग भी क्यों रहें? हम लोग एक ही घर में पैदा होते हैं, एक ही घर के अंदर बड़े होते हैं, वहाँ लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, बहन भाई का भी रिश्ता यही है ना, माँ बेटे का रिश्ता है, और भी बहुत से रिश्ते हैं, दोस्तों का रिश्ता है। तो हमारे जो अंदर जो विचार हैं, जब वो ख़राब हो जाते हैं तो फिर हमको वो औरत नज़र आती है, और जब हमारे विचार अच्छे होते हैं तो वो हमें बहन नज़र आती है, हमें माँ नज़र आती है। जबकि हम जिसका रेप का जो प्रश्न उठा है, ये जहनियत का सवाल है। हमारी जहनियत खराब क्यों होती है? क्या वजह है कि हमारी जहनियत खराब हो जाती है? हम एक बहन को बहन क्यों नहीं समझ रहे हैं? एग्जैक्टली, मैं आ रहा हूँ। तो उसके लिए हमको करना क्या चाहिए? जो खराबी आई है कहीं ना कहीं से आई है, ठीक है, उस पर हम जाएं और उसको कैसे सुधारा जाए। तो अभी जैसे ये बात आई ये रेप केस की, तो ये रेप जो है टेलीविज़न का, जहाँ तक ये अभी हमारे डॉक्टर डोमिनिक कह रहे थे, तो टेलीविज़न का भी बहुत ही ज़्यादा इसमें मीडिया का भी रोल है, उसको भी हम बख्श नहीं सकते हैं या माफ़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एक हमारी संस्कृति थी कि हम कैसे बचें। आज हमारी संस्कृति जो डेवलप हो रही है, एक नए तरह का कल्चर इंडिया में डेवलप हो रहा, हम कैसे बिकें। यानी एजुकेशन का जो बुनियादी सिद्धांत हो गया है वो ये नहीं है कि इल्म हासिल करो, वो ये है कि कैसे पैसा कमाएं। हर तरह की एजुकेशन, यही बात है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर इसलिए नहीं बनता था कोई कि डॉक्टर बन करके उसको घर सेवा करनी है, एग्जैक्टली उसके बुनियादी चीज थी। मास्टर भी जो आज बन रहे हैं, जो टीचर्स की ट्रेनिंग की जा रही है, प्रोफेसर्स जो बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट जो बनना चाहते हैं, डॉक्टर जो बनना चाहते हैं, इवन पॉलिटिशियन जिसका के मकसद ही जनता की खिदमत करना था, उसका मकसद बन गया है दौलत कमाना। हर चीज़ की मार्केटिंग हो रही है। इसीलिए क्या है कि जो लड़कियां हैं, वो जो कम उम्र की बच्चियां हैं, वो भी उसमें उस ग्लैमर की दुनिया में बह जाती हैं, लड़के भी बह जाते हैं। तो हमें अब कोशिश ये करनी होगी कि एक तो मीडिया पर कंट्रोल करना होगा। मीडिया पर सेंसर लगाने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कंट्रोल करना होगा कि कहीं हमारे मुल्क, जहाँ तक विदेशी देशों का सवाल है, वहाँ आबादी कम है, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम फैल गई तो उसको कंट्रोल जल्दी किया जा सकता है। हमारे मुल्क के अंदर अगर इस तरह की लोग हदें पार कर गए तो फिर कंट्रोल कैसे करेगा। एक बात और मैं कह कर अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जहाँ तक खुदा से डरने की बात है, ईश्वर से, भगवान के अंदर आस्था का जहाँ तक सवाल है, हिंदुस्तान में मैं कहता हूँ अभी भी सबसे ज़्यादा आस्था है। जी। अगर आस्था ना हो तो 125 करोड़ की जनता को, ये जो लोग हैं, ये क्राइम इसलिए नहीं करते कि यहाँ पुलिस का 4 आदमी बैठे, नहीं, मुझे अभी इस पे मैं शक जाहिर कर रहा हूँ। ये आधे से ज़्यादा लोग क्राइम इसलिए नहीं करते कि इन्हें भगवान का डर है, खुदा का खौफ है। जिस दिन ये खौफ मिट गया, उस दिन इस देश को कोई बचा नहीं सकता। जी, हम अभी आते हैं आपके पास। मौलाना कासमी साहब, आपको क्या लगता है कि ये मीडिया जो है बुराइयों को तेज़ी से फैलाने में अहम रोल अदा कर रहा है?
मीडिया या जिस तरीके से इस ज़माने के अंदर टेक्नोलॉजी वगैरह जितने भी इंटरनेट हैं, मोबाइल हैं, तो मीडिया किसी सिर्फ ये चीज़ का नाम नहीं चैनल का। मीडिया मीन्स ये समझिए कि जितनी भी कम्युनिकेट, जितनी चीज़ें ये चीज़ें हैं, वाक़तन ये चीज़ें बुराइयों को आम कर दी है। चुनांचे पहले ज़माना था कि लोग टीवी चैनल तक नहीं जानते थे, तो अपने गाँव में वगैरह वगैरह ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन रेडियो वगैरह सुन करके आज के काम ज़माने चलाया के अंदर करते थे। इतनी बुराइयां आम हो चुकी इस मोबाइल की वजह से, इस इंटरनेट की वजह से, कि इस बुराइयों को बचाना अपने आप को बहुत ही दुश्वार कुन मामला हो गया है। इस वजह से जहाँ तक ये ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसे राह निकल जाए कि जिन बुराइयों से बच सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है फिर भी आप देखते होंगे कि मोबाइल स्टूडेंट, पढ़ने वाला तालिब इल्म है, लेकिन फिर भी उसके बाद हाई फाई जो है मोबाइल रखे हुए हैं और फिल्म और गाने और नौज़ बिल्ला बहुत तरह के, इसकी वजह से ये बुराइयाँ आम हो रही है। लेकिन अफसोस की बात है इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। उसके अब जो भी हालात आ सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट चाहे या मुक्तज़ा हाल के मुताबिक जो हालात आते हैं, उसको ज़रूरी जी, है इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए इस पर हम लौटेंगे। लेकिन हम मौलाना एजाज असलम साहब इस बात पे आएंगे कि क्या हमारी क्या जिम्मेदारी है। गार्जियन की बात करें आप तो वो बच्चे की परवरिश में माँ बाप का बड़ा अहम रोल होता है। उसकी इब्तदा जैसी होगी वो इंतहा होती है। बेसिक बुनियादी अगर ढांचा उसका बेहतर बना दिया जाए, घरेलू, हम उसको अगर अच्छे लिबास में कहीं भेजते हैं तो वो अच्छे लिबास का आदी होगा। क्या लगता है आपको कि वालिदैन सही की है, इसमें तालीम क्या और तरबियत जिम्मेदारी की बहुत बुनियादी अहमियत है। और आज जैसे कि हमारे दोस्तों ने बताया, हम कमर्शलाइज्ड हो गए हैं। हमारा एजुकेशन का सिस्टम, हमारे प्रोफेशंस, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पॉलिटिशियंस, सही बात बताई हमारे फादर ने कि पॉलिटिशियन का काम तो ये है कि लोगों की खिदमत करे, सेवा करे, लेकिन हर चीज़ कमर्शलाइज्ड हो गई। लिहाजा इस कमर्शलाइजेशन को ख़त्म करना होगा। और आदमी के अंदर आप हर जगह पुलिस नहीं बिठा सकते हैं। आदमी के अंदर एक पुलिस होना चाहिए, पुलिसमैन। वो ये है, मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ऊंचा मकसद है, मैं सिर्फ ईट एंड ड्रिंक एंड बी मेरी फॉर टुमारो दो विल डाई, इससे काम नहीं चलेगा। तो इस सिलसिले में माँ बाप की भी अहमियत है, टीचर्स की अहमियत है, और मीडिया की भी बहुत बड़ी अहमियत। मीडिया जिस तरह की चीज़ें पेश कर रहा है, जी, क्रिकेटर को आज आप देते हैं 5 करोड़ रुपये, किसी वाइस चांसलर को दिए हैं आपने 5 करोड़ रुपये आपने, तो जो ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ हैं तो हमारी बदल गई। ये बात बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप भी और हमारा मीडिया भी, हमारे न्यूज़पेपर्स भी, हमारी हुकूमत भी, सब के सब इस बुनियाद को दुरुस्त करने की कोशिश करें। और जो धार्मिक लोग हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि धर्म की जो असलियत है, इंसान रिस्पॉन्सिबल ज़िंदगी गुजारे, उसको वो स्ट्रेस करें। कि देखिए, जैसे जो बच्चा देखता क्या है, बच्चा देख रहा है कि डर्टी पिक्चर में बुरे से बुरा रोल करने के लिए विद्या बालन को अवार्ड दिया जाता है, ठीक है जी। और जितना ज़्यादा कोई नंगा होगा उतना ही उसको इज्जत दी जाएगी। तो बच्चा सोचता है मैं भी नंगा हो जाऊं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं कि बुनियादी जो एजुकेशन है वो हमारी एक तो मजबूत होनी चाहिए, जो थी अब रह नहीं गई है। जी जी, है जो ना? आज से 20 साल पहले थी, एक हमारी मॉरल तहजीब ग्राउंड की थी। बात जी, नहीं जी। हो रही है। बच्चों को ये सिखाया जा रहा कैसे बिकें, कैसे तुम बेको, ठीक है। ये नहीं सिखाया जा रहा कैसे हम अपने मुल्क की इज्जत को, अपने घर की इज्जत को, अपने वतन की इज्जत को, अपने मोहल्ले की इज्जत को हम कैसे महफूज रखें, ये नहीं सिखाया जाता है। आज कैसे बिकें, तो एक तो ये ज़रूरी है। दूसरा ये ज़रूरी है कि जो मीडिया का जो रोल है वो बहुत अहम हो गया है। आज 1 सेकंड के अंदर पूरे घर घर में बात फैल जाती है, एक चैनल को दिखाता है। हम चाहते हैं बेटियां महफूज रहें, बहनें लड़कियां महफूज रहें, लेकिन उन पर हम अगर उनको जंजीरों में कैद करना चाहेंगे तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम ये कह दें कि लड़कियां लड़कों से दूर रहें, ये सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। हमें जहनियत बदलनी पड़ेगी। फादर, हम आपसे बात करेंगे कि क्या अभी ये बुराइयां बढ़ रही है तेजी से? एक जमाना 20 साल पहले क्या रेप इतने होते थे? मैं तो सोचता हूँ कि इतने होते थे या नहीं होते थे इसकी कोई कंपैरेटिव स्टडी तो है नहीं, परंतु इतना ज़रूर है कि आजकल मीडिया इन बातों को ले आता है सामने, और इतने सारे चैनल्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए हैं कि जो चीज़ें पहले हमको मालूम नहीं होती थी वो अब सामने आ रही है। एक बात। दूसरी बात, मैं एक थोड़ा और इसका दायरा अगर बढ़ाऊँ तो जैसे हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग युग हैं, द्वापर युग है, कली युग है, और इसको कहते हैं कि ये कली युग चल रहा है और इसके अंदर सारी बुराइयां हैं और ये युग ख़त्म हो जाएगा। परंतु जैसा आपने बताया, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ इनसे कि पुराने ज़माने में भी बुराइयां थी। हाँ? जब भगवान कृष्ण आए तो कितनी बुराइयां फैली हुई थी। तो वो गीता में कहा गया है कि जब जब दुनिया में बुराई फैलती है तब तक एक नया अवतार लेकर रूहानी दुनिया शक्ति पैदा होती है। दुनिया में इस बुराई को दूर करने के लिए कोई ना कोई आता है। इवन प्रॉफिट मोहम्मद, जिसको हम कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनिए, उनको काबे में जाना बंद कर दिया गया। जी जी, हाँ मौलाना एजाज असलम साहब, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? उनको पीछे से जब वो नमाज पढ़ रहे थे तब कत्ल किया गया।
तो कौन से जमाने में बुराइयां नहीं? जी मौलाना एजाज बुराई असलम साहब इंसान ज़्यादा के अंदर बुनियादी तौर पर मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। जी। लेकिन समाज के अच्छे लोगों का काम यह है कि बुराई को दबाएं और भलाई को प्रमोट करें। अच्छा, सही फरमाया, हमेशा से बुराइयां, रेप भी रहा है, कत्ल भी रहा है, जंगें भी रही हैं, लेकिन आज ग्राफ बढ़ नहीं रहा, आपको नहीं मीडिया लगता? जो आज रोल अदा कर रहा है उसको प्रमोट कर रहा है। मसलन देखिए, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो इंडिया में भी आया है, टू कंसल्टिंग अडल्ट्स कैन डू एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ सेक्स, जिन्स के मामले में जो चाहे करें, ये तस्वुर गलत है। बुराई है। हर इज़्ज़त, हर औरत की, हर बेटी की, हर माँ की इज़्ज़त करनी चाहिए। करप्शन बुरा है, और इसलिए बुरा है कि खुदा को पसंद नहीं। ये कॉन्सेप्ट, ये हिंदुज़म का भी, क्रिश्चियनिटी का भी, इस्लाम का भी, सबका ये तस्वुर है। इस तस्वुर को आम किया जाए और बताया जाए कि सिर्फ कुछ हाथ जोड़ लेना, सजदा कर लेना दीन नहीं है, धर्म नहीं है, बल्कि अच्छी ज़िंदगी गुजारना, एक सोशली, इकोनॉमिकली, शराफत के साथ, गरीबों का ख्याल रख कर, ये तस्वुर ज़्यादा आम करने की ज़रूरत है। और जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ लड़ना। शराब देखिए, शराब बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। शराब में क्या होता है, अभी 4-5 दिन पहले ATS का कोई एक ऑफिसर था, 4-5 पैक पिया, बीवी और बच्चे के साथ बैठा था, उसने खुदकुशी कर ली। तो शराब को क्यों हम फैला रहे हैं? मौलाना साहब, उत्तराखंड की सरकार ने अभी परसों में पढ़ रहा था कि शराब पे टैक्स कम कर दिया। जी। जो बोतल 500 रुपए की थी अब वो 400 में मिलेगी। सोचिए। ये गवर्नमेंट के ये अब ये क्या करना चाहते ये हैं? पाप जननी है ना, देखिए, इसको हम परवान चढ़ा रहे हैं। पर्दे की बात करें हम, जिस तरह से हम आज देख रहे हैं कि समाज में बेपर्दगी है, इस्लाम ने पर्दे का मफहूम पर्दे का बड़ा एहतमाम किया है। मुनासिब लिबास पहने, फादर- बंद कर देना उसका मतलब नहीं है। किस तरह का एहतमाम है क्रिश्चियनिटी में? अगर पर्दे की बात करें, हमारे अंदर नंगपन होगा, नजरें उठेंगी, क्या लगता है आपको? हाँ, ये सही बात है और इसके बारे में बाकायदा बात की जाती है और कई बार चर्च में ये आदेश दिए जाते हैं कि आप किस तरह के कपड़े पहनकर चर्च के अंदर प्रवेश करेंगे। लोग हालांकि बुरा मानते हैं और उसके ऊपर मैं ये NDTV वगैरह पे कई प्रोग्राम के अंदर उसी पे सवाल खड़ा करना चालू कर देते हैं कि बिशप ने ऐसा आदेश क्यों निकाला कि आप इस तरह के कपड़े पहन कर नहीं आएंगे, ये तो इनकी आज़ादी है। तो ये जो मैं तो यह मानता हूँ कि मूल रूप से बुराई इंसान के अंदर है। हम जो मीडिया कौन है? आदमी लोग चला रहे हैं ना। जी हम आप मीडिया हैं। तो हम आप हैं। लोग चला रहे हैं। वो क्यों चला रहे हैं? वो क्यों इस प्रकार की चीजें ला रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि इस प्रकार की चीजें दिखाने से हम ज्यादा कमाई होगी। हाँ। तो अल्टीमेटली उनका मकसद केवल है कमाई करना। अच्छा, समाज वाले भी उसको देखते हैं। देखिए, दोनों तरफ से है, समाज की भी जिम्मेदारी है। समाज क्यों देखता है उसको? क्यों उसको बढ़ावा देता है? अगर उसको स्विच ऑफ कर दे, समाज उसको देखने वाले स्विच ऑफ कर दें, तो बाकायदा देखेगा कि अभी एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको। अमेरिका में हिस्ट्री चैनल पे, जो एकदम कल्चरल चैनल है, उसके ऊपर उन्होंने जीसस क्राइस्ट के ऊपर एक फिल्म निकाली और अब वो हिस्ट्री चैनल वालों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इसके देखने वाले बहुत हैं और वो आप कह रहे हैं कि अरे ये ऑडियंस की तो हमने अभी तक वही नहीं की, तवज्जो नहीं दी इनको। मतलब ऑडियंस के अंदर धार्मिक चीज़ें देखने वाले, सुनने वाले हैं, पर जो मीडिया वाले हैं, जो भी ओनर है मीडिया का, वो ये सोच रहा है कि नहीं, जब नंगापन बताऊंगा मैं तो मेरी ज़्यादा कमाई होगी। क्या राय है आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मेरी राय बड़ी कड़वी और बड़ी बेबाक होती हैं। अच्छी तो होती है। मैं गुजारिश आपसे करूं, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। डॉक्टर डोमिनिक हमारे बड़े ही ऑनरेबल इंसान हैं, मौलाना साहब, और अपने अपने दीन के मज़हब के आलिम हैं। अब हमको थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। जैसे है कि भाई मीडिया में जो चीज़ दिखाई जा रही है उसको नहीं देखा जाए, जो चीज़ दिख रही है उसे कैसे ना देखा जाए। तो एक तो मेरा ये है। दूसरी बात ये है कि जो प्रेम है, जो मोहब्बत शब्द है, ये बड़ा पाकीज़ा शब्द है। इसकी जो व्याख्याएं की गई हैं, जो ये सेक्सुअल रिलेशन बनाना, ये मोहब्बत नहीं है। जीसस ने कहा है प्रेम ईश्वर है। इस्लाम में कहा गया है मोहब्बत, कुर्बत, खिदमत ही इबादत है। बिना मोहब्बत के इबादत कैसे हो सकती है? हिंदू धर्म के अंदर यह कहा गया है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो जब हम इंसान, अगर हम ईश्वर से प्रेम करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम उसकी बनाई हुई कायनात से नफरत करते हैं, तो ये क्या पॉसिबल है? किसी चित्रकार से कहो हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरे चित्रों से नफरत करते हैं। किसी शायर से कहो हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरी गज़लों से नफरत करते हैं। तो ऐसे ही जो हम कायनात को जो बनाने वाला है, अगर हम उसकी इबादत करते हैं तो उसकी बनाई हुई इससे भी मोहब्बत करनी पड़ेगी, तभी तो इबादत बनेगी और वो कबूल होगी।
तो अब हमारा क्या है कि हम ये तो कह रहे हैं कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इंसान और इंसान में मोहब्बत ना हो उसके ऐसे हम बीज बो रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं ये कहता हूं कि लड़का लड़की से प्रेम करे, क्यों कर सकता है, अगर वो बालिग है कर सकता है, उसे वो अपने ऊपर हक रखता है, लेकिन उसको जो वाहियात रास्ते हैं उनको ना पर्दे अपनाए। की बात करें, हाँ पर्दे की बात करें तो अच्छा एक बात बताओ, पर्दे में औरत ही क्यों रहे, आदमी पर्दे में क्यों ना रहे, बताओ ना। सबको रहना नहीं जब ईश्वर ने दोनों को बनाया है, जी। तो अब ये जो रेप का मामला है, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, टेलीविजन डिबेट हुई डॉक्टर साहब कई चैनल्स पे, मैंने ये कहा कि जिसके साथ बलात्कार हुआ उसका क्या गुनाह था जो उसका मुंह छुपा दिया गया, उसका क्या गुनाह था जो उसका नाम भी नहीं बताया जा रहा है। मैंने ये शुरुआत की, लेकिन एक केंद्र के मंत्री ने बेचारे ने, शशि थरूर ने इस बात को उठाया तो उसकी बोलती बंद कर दी गई। हमारी बोलती इसलिए बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना तो हम किसी से नौकरी लेते हैं, ठीक है, बट सुनिए, और एक चैनल के नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है एक, उसके एक महामंत्री हैं, जो कुछ चैनल्स पे वो 2-4 पत्रकार आकर बैठ जाते हैं, वो दीन में भी माहिर हैं, सुनिए, उन्हें पॉलिटिक्स की भी राय देने में महारत हासिल है, वो किसान की बात होगी तो वही 4-5 पत्रकार रहेंगे, तो फिर पूरी दुनिया में जैसे वही सब आलिम हो गए, वही ज्ञानी हो गए, हर चीज का उन्हीं को वो है, वो सब अदालत के हुक्म की तामील की गई थी। जो किस अदालत के हुक्म की बात कर रहे हैं आप? अदालत का हुक्म कौन कहता है? जब वो लड़की मर गई, पूरी दुनिया कह रही है हम उसका नाम अमर रखेंगे। अरे नाम तुम जानते नहीं, अमर क्या रखोगे? खामोखा की वाहियात बातें। देखिए, कानून क्यों बनता है? कानून की बुनियाद में जाइए। कानून इसलिए नहीं बनता कि वो कानून है उसको रखो, कानून इसलिए बनता है कि आपको तकलीफ पैदा ना हो, और जो सच्चाई है वो उजागर होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए बलात्कार करने वालों को। लेकिन हमारे देश का निजाम देखिएगा, जिस लड़की के साथ गुनाह होता है उसका मुंह छुपाना पड़ता है। आज तक भी उस लड़की का नाम किसी को नहीं पता, और जबकि उसके मोहल्ले वालों को पता है, उसके रिश्तेदारों को पता है, सारी मीडिया को पता है, सारे पुलिस वालों को पता है। लेकिन अगर उसके लड़की के नाम का पत्थर कहीं लगाने की बात आएगी, माफ करना, तो तुम उसका नाम नहीं जानते, तुम कहोगे एक गैंग पीड़ित लड़की के नाम ट्रेन चला दी। क्या शर्म आनी चाहिए। मौलाना कासमी साहब, आपके पास आता हूँ, क्या लगता है पर्दे की अहमियत है? ये जो बुराइयां फैल रही हैं उसमें पर्दे का कोई रोल है क्या? जी, मैं ये कहना चाहूँगा इनके बातों को एक्सेप्ट करते हुए कि दरअसल बुराइयों को जो जड़ और बुनियाद है, पहले समझिए 2 मिनट मैं बोलूँगा कि जो असल जहाँ से आगाज़ जहाँ से है वो है घर से। और घर के अंदर क्या है कि बाप और भाई इस बात को अपने आप को फ़ख्र समझता है अपनी बहन बेटी को नंगे देखने को। उसकी बहन बेटी बगैर दुपट्टे की होती है, वो जाता है और बेटी के लिए और बहन के लिए स्कर्ट खरीद के लाता है, और वो बेटी बगैर जो है जींस और स्कर्ट में घूमती है। तो जाहिर सी बात है, जब घर के अंदर ये बुराइयां आम हो रही है तो जाहिर सी बात है घर में, और हम ये आगे ये लफ्ज़ भी कह सकते हैं गवर्नमेंट और हुकूमत को कि जो लोग रूहानी टाइप कर रूहानी बातें करते हैं उनके खिलाफ। अब मिसाल के तौर पे ले लीजिए, अगर कोई लड़की हिजाब के साथ कहीं स्कूल में जाता है, कितने गवर्नमेंट अब स्कूल जो है रिसर्च करके देखिए कि जिसमें हिजाब ममनू करार दिया गया है। अरे हिजाब तो इज्जत व आफरत, यहाँ पर जो मसाइल हमारा टॉपिक है दुनिया की बात करने के लिए नहीं, सिर्फ हमारे मसाइल और पर्दा और हिजाब। पर्दा हिजाब के ये मतलब कतई नहीं है कि औरतें बाहर ना निकले, इसका मतलब ये कि इफ़्फ़त व इस्मत, इज्जत और पाकदामनी महफूज कैसे रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके साथ साथ चलना पड़ेगा। जो रूहानी और तबीयती और मजहबी चीज़ है, वो मजहबी क्या है कि आप निकलिए तो अपने महरम के साथ निकलिए, आप निकलिए तो मुकम्मल सर नीचे करके निकलिए, आप निकलिए तो अपने आप को इज्जत बचा कर निकलिए। जब एक बेटी और अब भाई जब निकलते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि शायद इनका रिश्ता भाई बहन का नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि घर में जहाँ पर घर होता है वहाँ पर ऐसे नंगे तस्वीर ना देखें, ऐसे पर्दे बेपर्दगी वाला कपड़े इस्तेमाल ना करें। जी, हम अपने एक शुरा से भी बात करते हैं। क्या लगता है आपको जो मौलाना कासमी ने कहा है कि आज हम अपने भाई बहन को छोटे कपड़े पहना रहे हैं, क्या लगता है? मैं इनकी इस बात से वाकिफ़ रखता हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि पर्दा केवल कपड़े का ही नहीं होता, पर्दा आँखों का भी होता है, शर्म का भी होता है, रिश्तों का भी होता है। रिश्ते और ये चीज़ें हमें हमारे परिवार से मिलती हैं। भारत, जिस भारत के लिए अभी हम बात कर रहे हैं, ये भारत हमारा एक संस्कृति प्रधान देश है। हमारे यहाँ पे इतनी सारी संस्कृतियाँ हैं। कल मैं एक गुरु को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि बड़ा अजीब सा लगता है कि भारत अभी ज़िंदा है, क्योंकि यहाँ पे 1/3 लोग हैं और 1/3 ज़मीन है और 3/4 लोग हैं, इस रेशो के अंदर है। तो और वो हमारी जो संस्कृति है जिसके कारण ये बुराइयाँ जो आज फैल रही हैं, ये हमारे परिवारों से फैल रही हैं। असल में हम अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, हम अपने बच्चों को वो संस्कृति नहीं दे पा रहे, बचपने से ही, पैदा होते ही, पैदाइशी से वो संस्कृति नहीं क्रिएट कर पा रहे जो हमारा मौलिक अधिकार है बच्चों को देने का। जी, हम एक नौजवान से बात करते हैं। आप बताइए, आपकी क्या राय है इस पर? जहाँ बात हुई थी हिंदुस्तान की, वहाँ मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में अगर आप आज से 20 साल पहले या उससे पहले की आप सोसाइटी को देखेंगे
तो उस वक्त बेपर्दगी की जहाँ तक मैं बात करूँगा, बेहयाइयों की बात करूँगा, बेशर्मी की बात करूँगा, वो काफ़ी हद तक कम थी। वजह क्या थी? वजह ये थी क्योंकि हमारी सोसाइटी में, मैं आचार्य जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, वेस्टर्नाइजेशन इतना स्ट्रांग नहीं था। आज हमारी नस नस में वेस्टर्नाइजेशन है, हमारे कपड़े उनकी तरह है। क्या दुनिया की कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी सभ्यता इतनी मजबूत नहीं थी कि सारी दुनिया उनकी तरह कपड़े पहने, सारी दुनिया उनको फॉलो करे? सिर्फ वेस्ट ही क्यों? तो इस बात को इग्नोर करना कि हमारे अंदर वेस्टर्नाइजेशन नहीं है, बिल्कुल गलत है। हम आज कपड़े वैसे पहनते हैं, हमारा रहने का ढंग वैसा है, तरीका वैसा है। और हर धर्म, हर रिलीजन हमारे काम पे हद लगाता है कि आपकी हद यहाँ तक है, इससे बाहर आपको नहीं। फादर से पूछ लेते हैं कि पर क्या यही तो मैं पूछ रहा था कि मैंने तो कभी वेस्ट में गैंग रेप जिस तरह से यहाँ हो रहा है और हर दूसरे दिन बच्चों को गैंग रेप किया जा रहा है, आप वेस्ट की बात कर रहे हैं, मैंने वहां पर नहीं देखा। मैंने ये नहीं देखा, आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, और ये आप चेक कर सकते हैं कि आप किसी ऑफिस में काम कराने जाएं तो वहां से फाइल हिलेगी नहीं जब तक आप पैसे नहीं दोगे। देखा कभी आपने? मैं इस पे एक आंसर देना चाहूंगा। नहीं, एक मिनट। नहीं, कपड़ों की बात भी है तो वहां पर जो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, ये गैंग रेप की बात बार बार आ रही है ना, तो ये कहाँ, वहां पर मैंने नहीं इस तरह की बात नहीं, मैं तो रहकर आया हूँ वहां पर। एजाज असलम साहब के पास आएंगे। एजाज असलम साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अर्ज करूँगा, ज़िंदगी की गाड़ी और तहजीब का सफ़र मर्द औरत दोनों के ताउन से होता है, लेकिन हमें कुछ हक़ाइक़ को याद रखना चाहिए। मैं ख़ासकर हमारे आचार्य जी से याद दिलाना चाहूँगा, औरत कमज़ोर है। औरत ने कभी मर्द को पे जुल्म नहीं किया, उसने जंगें नहीं लड़ी, उसने कभी रेप नहीं किया मर्दों को। औरत खूबसूरत है, औरत हसीन है, औरत नाजुक है, औरत कमज़ोर है, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए कहा गया है। बल्कि मैं फादर से कहूँगा, मैं अक्सर मुस्लिम औरतों से कहता हूँ, हज़रत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का जो लिबास था, जिस तरह नज़र आती वैसा लिबास पहनिए। कभी कभी मैं ये कहता हूँ कि नन्स जो होती हैं जैसा लिबास पहनती हैं, सीधा सादा लिबास पहनती हैं, है ना, और समाज की खिदमत कर रही हैं, तो ये बात बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात मैंने फिर दोहराऊँगा, हमारा मीडिया, इतनी गंदी चीज़ें आ रही हैं। बड़े बड़े अखबार जो 50-50 लाख छपते हैं, 25-25 एडिशंस हैं, पॉर्नोग्राफिक एडिशन। औरत को आप किस तरह दिखा रहे हैं? नंगा करके दिखा रहे हैं औरत को। आप क्या कर रहे हैं? आप करप्शन फैला रहे हैं आप। और फिर उसके बाद हमारे अखबारात लिखते हैं, एक रेस्पेक्टेबल अखबार है, कि 2 कंसेंटिंग अडल्ट्स दे कैन डू एनीथिंग, और कहते हैं कि रियलिटी है। क्या चाहते हैं आप? समाज में जिना, बदकारी, बदमाशी, फार्निकेशन, कत्ल खून, यही चाहते हैं आप? अगर ये आप नहीं चाहते हैं तो औरत और मर्द का जो ताल्लुक़ है शराफत का, इंसानियत का होना चाहिए। आचार्य जी, अगर हम इस्मत दरी या बलात्कार इस तरह के जराइम से ऊपर उठकर भी बात करें तो दूसरे बहुत सारे जुर्म हैं। जिस तरह से आजकल भाई भाई को गोली मार रहा है, आसपास में मोहब्बत नहीं है, हम एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल नहीं हो रहे हैं, सबसे एकदम भवें हमारी आंखें चढ़ी होती हैं। देखिए, मौलाना साहब ने एक बात शुरू में कही थी कि मेटलिस्टिक जो हमारा जो मिजाज हो गया है, हम ना जल्दी से पाना चाहते हैं, पेशेंस खो गया है। और पेशेंस के लिए सबसे ज़्यादा जो स्पिरिचुअलिज्म की ज़रूरत पड़ती है, स्पिरिचुअलिटी की जो ज़रूरत पड़ती है, या मज़हब की या दीन की जो ज़रूरत पड़ती है, वो क्या सिखाता है? पेशेंस सिखाता है, संयम सिखाता है। सुकून और कहीं है ही नहीं, ईश्वर के अलावा कहीं सुकून थोड़ा ही है। हम नेचर को ख़त्म करते जा रहे हैं। हम आदमी जो है इतनी तेज़ दौड़ रहा है कि वो सब कुछ ख़त्म करके खुद पाना चाहता है कि दुनिया भाड़ में जाए, मुझे मिल जाए, है ना। जहाँ तक सवाल है इस बात का कि ये जो सेक्सुअल रिलेशंस के ऊपर जो बात चल रही है, तो बेहतर होता कि ये इतनी गंदगी की चर्चा ही यहाँ तक इसलिए हो रही है कि फैल चुकी है। देखिए, आज आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, इसके मायने ये हैं कि समाज में ये फैल चुका है। हम चाहते हैं कि खत्म हो, वजह क्या खत्म हो, या कैसे रुके, या कैसे इसका खूबसूरत रूप कैसे हो, हम लोग इसी पर तो बात कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि अब इससे बचने का एक उपाय है कि इसकी खूबसूरती बढ़ाई जाए, इस पर डिबेट हो और बच्चों को सेक्स की एजुकेशन दी जाए। बच्चे अभी मोहब्बत और सेक्स में अंतर नहीं समझ रहे। अगर सेक्स की तालीम दें तो क्या बुराइयां नहीं बढ़ेंगी? आपको लगता है? फादर आप हम शायद भूल रहे हैं कि समाज में काफ़ी दूसरी बुराइयां हैं, और मैं वापस दोहराऊंगा, उस बात पे इतना वो नहीं दिया जा रहा है, तवज्जो नहीं दी जा रही है कि बुराई हम में है, मुझ में है। और जब तक मैं ये नहीं स्वीकार करूंगा कि बुराई मुझ में है, मुझसे शुरू होती है और मुझ में ख़त्म होती है, क्या बुराई हम में है, इस पर आप क्या रहनुमाई? फालहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इंसान को पैदा करने के बाद हमने उसके अंदर बुराई भी रख दी और भलाई भी रख दी। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स, अपने सेल्फ को ठीक ठाक किया वो कामयाब हो जाता है। जिसने उसे दबा दिया, उसको स्पॉइल किया, तो ये समाज की, माँ बाप की और आचार्य जी की और सबकी और फिर
मीडिया की, गवर्नमेंट की, सबकी जिम्मेदारी है कि इंसान के अंदर की बुराई जो है वो दबे और भलाई उभरे। ये एक बेसिक मसला है और इसके लिए सबको मदद करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे पोलियो के लिए अवेयरनेस का एक प्रोग्राम चलाया जाता है, जैसे और बहुत सी चीज़ों के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो इस तरह का भी एक प्रोग्राम चलाए जाएं जो नहीं चल रहे हैं। नंबर एक, अफसोस की बात यह है कि बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, जिसको कई बार उठाया जा चुका है, पूरी दुनिया ने देखा। अब रेप कैसे रुके, इस पे डिस्कशन गवर्नमेंट ने शुरू किया। इस सरकार को कोई थोड़ी बहुत अकल दे। डिस्कशन हो रहा है कि रेप कैसे रुके और तय कर रहे हैं कि सेक्स की उम्र कितनी हो। कोई तालमेल है इन दोनों चीजों में? शादी तो होगी 18 और 21 साल में और सेक्स करते हैं 16 साल 16 में। आप इस सरकार को कोई समझाए कि रेप का इससे ताल्लुक क्या था? फिर जब तमाम बवाल मचा तब जाके फिर उस पे आए। अरे आप ये कहो कि ये रेप कैसे रुके। देखिए, म्यूचुअल कंसेंट से जो रिलेशन है, ठीक है, उस पर तो ना तुम पाबंदी लगा सकते हो, ना मैं लगा सकता हूं, और ना किसी युग में लगा है, और शायद वो लगनी भी नहीं चाहिए। अब उसे बच्चों को हमको इल्म तालीम देनी चाहिए ये कि बेटा ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है, खड्डा यहाँ है, नदी यहाँ है, समंदर यहाँ है, अब तेरी मर्जी, तू जहाँ मर्जी डूबे, तेरी मर्जी है हिमालय पे चढ़ जा, तेरी मर्जी है यहाँ खत्म हो जा कूद करके। ठीक है, ये हमें उन्हें तालीम देनी पड़ेगी और इस पर खुले मन से बहस करनी पड़ेगी, खुले मन से हमें निर्णय करना पड़ेगा। जी, आपको क्या लगता है कि इस समाज में जो बुराइयां हैं उसकी क्या वजूहत हैं? हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण हैं, मौलाना एजाज असलम हैं, फादर हैं। इन लोगों की बात से आपको क्या महसूस हुआ, क्या समझ पाई हैं आप तक, क्या होना चाहिए? जो भी बातें कही वो बिल्कुल सही हैं कि इंसान के अंदर नेचुरल चीज़ है कि बुराई भी है और अच्छाई भी है। अब वो इंसान को मज़हब गाइड करता है कि वो अच्छाई को ज़्यादा उभारे और बुराई को कम करे। वो एक अल्लाह ताला का निज़ाम है, उसको रिलीजियस वे से हम लोग सिर्फ सजदा ना करें, सिर्फ पूजा ना करें, उससे नहीं वो अच्छाई उभरेगी नहीं, बल्कि हमें अंदर से एक सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी जिसकी वजह से ये बुराइयाँ कम हो सकती हैं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पे जो बात उठी, मुद्दा उठा कि पर्दा का, वो पर्दे में हर बात पे औरतों के पर्दे पे बात हुई, मर्दों के पर्दे पे बात नहीं उठी। हालांकि कुरान शरीफ में ये है कि औरतों के पर्दे से पहले मर्दों के पर्दे की बात उठी। अल्लाह ताला ने फरमाई है कि जैसे ही कोई मर्द किसी गैर औरत को देखे तो वो अपनी नज़रें झुकाएं, और ये बात दोनों के लिए लागू होती है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें कि मर्दों के पर्दे के ऊपर आपके क्या ख्यालात हैं। जी, मौलाना एजाज असलम साहब सही फरमाई इन्होंने। अल्लाह ताला कुरान शरीफ कहता है, ए नबी, मुस्लिम मर्दों से कहो कि अपनी निगाहों को झुका के रखें और अपनी शर्म हया की हिफाजत करें। उसके बाद कहता है, और मुस्लिम औरतों से भी कहो, और ये सारे इंसानों के लिए है, कि वो अपनी निगाहों को झुका के रखें और शर्म हया की हिफाजत करें। तो सब सही फरमाया उन्होंने। चलते हैं इसके नतीजे पर कि आखिर जो बुराइयां फैल रही हैं मौलाना एजाज असलम साहब, तो ये बुराइयां जो फैल रही हैं इसके रोकथाम के लिए या इसे खात्मे के लिए, अगर हम खात्मे की बात करें तो मुश्किल है अभी, क्योंकि बुराइयों का ग्राफ बढ़ चुका है काफ़ी। तो इसके रोकथाम के लिए किस तरह की पहल कोशिश की जानी चाहिए? सबसे पहली बात, आदमी के अंदर खुदा का सही तस्वुर है, ईश्वर का, उसका आज्ञाकारी बने, वो सिर्फ उसकी पूजा ही करके मुतमईन नहीं हो जाए वो। दूसरी बात यह है कि दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल इंसान, एक अच्छे सिटीज़न की तरह ज़िंदगी गुजारे। तीसरी बात यह है कि उसको एजुकेट किया जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए। चौथी बात यह है कि हमारा मीडिया इंसान को इंसान बनाए, जानवर नहीं बनाए, कमर्शियल एनिमल नहीं बनाए। और पांचवी और आखिरी बात यह कि जो लोग समाज के इन उसूलों को तोड़ें, गड़बड़ करें, उन्हें सज़ा भी सख्त दी जाए। इस तरीके से हमारी बुराइयां कम होंगी और इंशाल्लाह ख़त्म भी होंगी, क्योंकि इंसान की फितरत बुराई को पसंद नहीं करती है और हम परेशान हैं पूरे हिंदुस्तान के लोग। और बुराइयां सिर्फ सेक्सुअल ही नहीं हैं, सोशल भी हैं, फैमिलियल भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, पॉलिटिकल भी। इन सब का खात्मा होना चाहिए। जी, फादर डोमिनिक, आप क्या कहना चाहें? मैं मौलाना साहब से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ और यही बात कहूँगा कि अगर हम हमारे जो भी धर्म में हम विश्वास करते हैं और जो भी धार्मिक पुस्तक को हम मानते हैं, उनके बताए हुए पर हम चलें तो धर्म अवश्य हमको मदद कर सकता है। और दूसरा जो है कि एजुकेशन है, शिक्षा है, कि हम दूसरों का किस प्रकार आदर करें, ये बिल्कुल सही है। और जैसा हमारी बहन ने बताया, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि केवल हम लेडीज़ को ही हमेशा दोषी ना ठहराएं या उन पर ही सारी जिम्मेदारी ना रखें। ये आदमियों की भी जिम्मेदारी है, और आदमी एक्चुअली वास्तव में ज़्यादा अग्रेसिव होता है और बुराई अगर वो फैलाता है तो वो अधिक फैलाता है। पहले मौलाना साहब भी बोल चुके हैं कि ये रेप कौन करता है, औरतें तो नहीं करती हैं, आदमी करते हैं, तो उस पर उनको क्यों दोष दिया जाए।
तो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको हम पहले एड्रेस करें और उससे ये दूर होंगे। जी आचार्य प्रमोद कृष्ण साहब, आप कैसे देखते हैं बुराई का खात्मा कैसे मुमकिन हो पाए, उसको कैसे उस पर रोकथाम? एजुकेशन का जो मॉडल है ये एकदम चेंज होना चाहिए। मॉरल एजुकेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए और सेक्स पे ओपन डिबेट होनी चाहिए। बच्चों को सेक्स की तालीम दी जानी चाहिए जिससे वो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को जान सकें। अब उसके बाद उन पर फैसला छोड़ देना चाहिए। हमें अपने बच्चों पर यकीन करना चाहिए। केवल हम उनको पर्दा दे करके, बंधन दे करके, उनको बंदिश लगा करके वो कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरा ऐसा मानना है। जी मौलाना कासमी साहब अवामी नुमाइंदा हैं। मौलाना कासमी साहब, आपकी क्या राय है, क्या किस तरह से बिल्कुल रोकथाम? उनके बातों से मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने बहन ने भी बताई है कि जहां औरतों के लिए ज़रूरी हिजाब है वहीं पर मर्दों के लिए है, और जितनी बुराइयां आम हो रही है वो मर्दों की वजह से हो रही है। मर्द जो है अपने किस तरीके से लिबास पहना है, किस तरीके से तालीम दे, किस तरह से तरबियत दे बच्चियों को, और उसके साथ साथ किस तरह के घर के हर फर्द अपने फैमिली को किस तरीके से आगे ज़िंदगी गुजारें, उसके लिए एक बात मैं एडवाइजरी बतौर मशवरा मैं आपको ये कहूँगा कि जहाँ जितने सब्जेक्ट स्कूल में हैं वहीं पर मैं कहूँगा कि जिनके जिस मज़हब के अंदर जो बातें अच्छी है उसको ले, कि जिना करने वाले हैं तो उसमें क्या गुनाह है, उस पर क्या सज़ा मिलेगी दुनिया और आखिरत में, पड़ोसी का क्या हक़ है, माँ बाप का क्या हक़ है, रिश्तेदार का क्या हक़ है, मुल्क में हम हैं तो मुल्क में एक दूसरे के साथ उल्फत व मोहब्बत और अमन के शांति के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, उसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। स्कूलों में कॉलेजों में शामिल किया जाना चाहिए। हाँ, सारे सब्जेक्ट तो ख़त्म कर दिया, सारे सब्जेक्ट तो उन्होंने पढ़ा दिया, लेकिन एक सब्जेक्ट जो इंसान को इंसानियत बनाने वाला है उसे कभी लाया ही नहीं। हालांकि मैं ये कहूँगा, वो आप भी बोलना चाह रहे हैं, क्या बताइए? क्या क्वेश्चन है मौलाना साहब से कि आपने कहा कि पहले ज़माने में भी बुराइयां थी और अच्छे लोग भी थे, और आपने कहा कि अच्छे लोगों का काम ये है कि बुराइयों को छुपाए, तो क्या उससे बुराइयां बढ़ नहीं जाएंगी? छुपाने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि हर इंसान के अंदर भलाई बुराई दोनों की सलाहियत है, और हर इंसान का और समाज की जिम्मेदारी है कि अपने अंदर की बुराइयों को दबाए और खूबियों को परवान चढ़ाए। ये मैंने कहा। एक बात ज़रा मैं रखना चाहूँगा कि अमेरिका शुरू से पैरवी करता आया है, वेस्ट पैरवी करता आया है लिबर्टी की, एब्सोल्यूट फ्रीडम की, और हमारे जो रिलीजन है, हमारा ईस्ट की तरफ आप आइए तो हम हर जगह हद लगाते हैं, हर धर्म हद लगाता है कि तुम्हारी लिमिट ये है। और जहाँ पे अमेरिका सिंबल, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सिंबल है एब्सोल्यूट लिबर्टी का, कि तुम्हें फ्रीडम है, तुम कुछ भी करो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम फ्री हो, तुम कुछ भी पहनो। और भारतीय समाज आज से पहले सोसाइटी में सुन ले, जवाब देना आपका जवाब ये कर रहा हूँ, तो फिर कहाँ पर बुराइयां ज्यादा है? ये सवाल जो पूरा आज़ादी में, ये पूरी डिबेट जो हमारी आज हो रही है वो ये हो रही है कि हमारे समाज में बुराइयां बढ़ रही हैं। अमेरिका को बार बार हम दोष देने से हमारी बुराइयां कम नहीं होंगी। प्लीज, हमारी बुराइयां तभी कम होगी जब हम अपने गिरबान में झांक कर देखेंगे कि मेरे में क्या बुराई है और मेरी वजह से क्यों समाज में बुराई फैल रही है, तब हम बुराई को दूर करें। अगर हम बार-बार अमेरिका को और सबको दोष देते रहेंगे तो हमारी बुराइयों की वजूहात क्या है उस पर भी रोशनी डालने। क्या अमेरिका अपना संस्कृति बदलने वाला नहीं है? आचार्य प्रमोद कृष्ण साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब की बात से ये इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि अमेरिका में या वेस्टर्न में रेप नहीं होते हैं या नहीं हो सकते हैं। क्राइम हर जगह होता है। जहाँ तक रहा अमेरिका की बात, अमेरिका के अंदर फ्रीडम है ही नहीं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को तोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो टोटल तानाशाह है। वो जिसको चाहता है गुंडा डिक्लेयर कर देता है और गुंडागर्दी कराता ही वो है। दुनिया के टेररिज्म का अगर कोई भी कारण है तो वो अमेरिका है। कोई भी वो जब उसको सूट करता है, हिंदुस्तान की तमाम प्रॉब्लम्स की आधी से ज़्यादा जो जड़ है आतंकवाद की, वो अमेरिका है। पाकिस्तान को बर्बाद करने का काम अमेरिका का। सुनिए, तमाम अफगानिस्तान और ईरान इराक को लड़ाने का काम अमेरिका का। पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है ये अमेरिका। तो इसकी तो फ्रीडम और इसकी लिबर्टी की बात ही नहीं करनी चाहिए। वो तो तानाशाह है। अब ये ऊपर वाला कब तक उसे चलाता है ये अलग बात है, कब तक दुनिया उसके खेल को समझ पाती है ये अलग बात है। नहीं, फादर डोमिनिक से भी पूछ रहे, डोमिनिक फादर क्या लगता है इन्होंने जो बात कही है, क्या ऐसा है? ये विवाद चल रहा है, ये बहुत संकीर्ण है। वैसे हमारा मुद्दा ये नहीं था, हमारा मुद्दा ये नहीं था, दहशतगर्दी पे हमें जाना नहीं था जी। हम नजरिया अगर अपना पूरा दायरा फैलाकर देखें और अगर पश्चिमी देशों से सुने कि भारत कैसा है या पूर्वी देश कैसे हैं, तो वो एक अलग कहानी बताएंगे। हम जब उनकी तरफ देखते हैं तो हमारी कहानी अलग है। मैं बार बार कह रहा हूँ और अंत में मेरा यही पॉइंट है, बुराई हम में है। हम अभी अपनी प्रॉब्लम का जिक्र कर रहे हैं तो अपनी और बुराई हम में है और हमें बुराई निकालनी। अगर इससे कोई सहमति नहीं रखता है तो मैं फादर की इस बात की तायीद करता हूँ
कि हम दूसरों से कंपेयर करने के बजाय हम जो खुद की बात 125 करोड़ हैं, 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी हैं, हम अपने मसाइल पे तवज्जो दें, हम अपनी खराबियों को चेक करें, एनालिसिस करें और हम इससे बचने की जी कोशिश शुक्रिया हमारे मसाइल में आपने शिरकत की। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।